हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे अब मैं रोज एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी। मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लिविंग बर्ड से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ कि वो एक छोटा चैप्टर है और जनरली लोगों ने पढ़ा होता है और इजी होता है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी डिकोड करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी, और जो चीज़ें हैं याद करने वाली वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। आप उनको ईजी वे में याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज जो मैं पार्ट कवर करने वाली हूँ, इसमें फंजाई, मोनिरा, प्रोटिस्टा, एनीमिलिया, प्लांटिका, एनीमिलिया और प्लांटिका थोड़ा थोड़ा डाटा दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसमें डिस्कस किया गया है, और जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आज कहाँ तक कवर करने की कोशिश करूंगी, आज मैं मोनिरा और प्रोटिस्टा को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे चीज़ें मेमोराइज कराने की मैं कोशिश करूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, इसमें किंगडम मोनिरा दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनीमिलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनीमिलिया का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम प्लांटी एंड एनिमल किंगडम वाला, उसमें इसका डिटेल डिस्कशन है, और इसमें वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन, और जो बाद में समरी है उसके बारे में दिया गया है। तो मैं यहाँ पे समरी भी डिस्कस करूंगी। जो पॉइंट्स एनसीईआरटी के मेन डाटा में नहीं दिए होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समरी में दिए होते हैं और उनसे क्वेश्चन आ जाता है। और जो फ्रंट पेज होता है यूनिट के स्टार्ट होने पर, उसमें भी कुछ डाटा दिया होता है, जो कि 2025 में भी सेल वाली जो फर्स्ट पेज है उससे क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे साइंटिस्ट का डाटा लिखा हुआ था। तो मैं सब डिस्कस करने की कोशिश करूंगी हर चैप्टर और हर यूनिट की स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय के साथ, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट मतलब प्रयास किए गए। It was done instinctively, not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organism for our own use. यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो यूं ही कर दिया गया, कोई भी उसमें क्राइटेरिया का यूज़ नहीं किया गया जो कि साइंटिफिक था, वो तो ऐसे ही कर दिया गया। जो ऑर्गेनिज्म हम अपने लिए यूज कर रहे थे उसके बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। जो हमारे फूड के काम आ रहे थे, जो शेल्टर के काम आ रहे थे और क्लॉथिंग के काम आ रहे थे, तो हमने उनको यूज के बेस पे क्लासीफाई कर दिया। तो आप इस वाले पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया, यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, इसके बेस पे किया गया। जो हमारे यूज के लिए थे उनके बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट जो है अरिस्टोटल साहब, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की नींव रखी, मतलब उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे करने की कोशिश की। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का यूज किया। इसको मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है ही यूज उन्होंने कौन से करेक्टर का यूज किया। इन्होंने ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। प्लांट को श्रब्स, हर्ब एंड ट्री में डिवाइड करने के लिए इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का यूज किया। और जो इन्होंने एनिमल्स को भी ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको इन्होंने बोला क्या, इनेमा। इनेमा का मतलब होता है कि जिनके पास जो इनेमा वाले होते हैं, इनेमा ई मतलब जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। और जो दूसरे थे, दोज डिड नॉट हैव ब्लड, उनको बोला एनाइमा। एनाइमा मतलब जिनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। एनाइमा मतलब जो ये स्पेलिंग एनाइमा, ये मतलब उनमें ब्लड एब्सेंट था, तो उनको इन्होंने बोला, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको एनाइमा बोला, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको इन्हें एनाइमा बोला। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ, आपने लिविंग वर्ल्ड वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कैरोलस लीनियस ने जो नॉमेनक्लेचर की बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ था, उसमें 2 नाम होते थे, एक जीनस का और एक स्पेसिफिक एपिथेट का। तो इनको 2 नंबर से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो लीनियस ने किंगडम सिस्टम दिया था वो भी 2 किंगडम सिस्टम दिया हुआ था। इन लीनियस टाइम और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनीमिलिया। इन्होंने जो किंगडम आए उनको 2 नाम दे दिया, एक प्लांटी एक एनीमिलिया। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडिंग अ प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, जो कि जिसको जो प्लांटी है वो प्लांट को रहते थे उसमें, और जो एनीमिलिया है उसमें इन्हें एनिमल्स को डाल दिया। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। जो इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने ऑल ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई कर दिया, और इन्होंने उसमें यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिवाइड नहीं किया। और इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी इन्होंने उनको प्लांटी में डाल दिया, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको एनीमिलिया में डाल दिया। और इन्होंने जो इनकी जो ये आ रहे हैं ये ड्रॉबैक्स हैं, इन्होंने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में
डिफ्रेंशिएट नहीं किया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी इन्होंने प्लांटी में डाल दिया। Classification of organelles into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organelles did not fall into either category। जो प्लांट और एनिमल में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इजीली कर दिया गया, उसको समझना आसान था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना ही तो प्लांटी में फिट हो रहे थे ना ही एनिमिलिया में फिट हो रहे थे। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बहुत लंबे समय तक यूज किया गया, पर इसको फिर अपर्याप्त माना गया। मतलब ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म थी ना वो तो एनिमिलिया में फिट हो रहे थे ना किंगडम में, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टर्स। फिर मतलब बाद में मॉर्फोलॉजी के अलावा भी ये नीड फील हुई कि और भी करेक्टरिस्टिक को इनमें ऐड किया जाना चाहिए, तब जाके सही क्लासिफिकेशन होगा। तो इसमें जो सबसे पहले है इसमें सेल स्ट्रक्चर को ऐड किया जाना चाहिए, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो हम उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें और क्राइटेरिया ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि हम उनको इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में ओवर टाइम बहुत सारी चेंजेस हुए, क्राइटेरिया चेंज हुए, तो ऑर्गेनिज्म भी जो पहले प्लांटी में थे कुछ बैक्टीरिया मोनिरा में चले गए, कुछ एनिमिलिया में थे वो भी कुछ मोनिरा में चले गए, कुछ उसमें चले गए, प्रोटिस्टा में चले गए। अलग अलग जब किंगडम आए क्राइटेरिया चेंज हुआ तो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन भी चेंज हो गई। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। जितने भी सिस्टम आए उसमें प्लांटी एंड एनिमिलिया सब में कांस्टेंट था। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ड ग्रुप ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। समय के साथ कौन से ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में इंक्लूड करने हैं, भार्ड ग्रुप ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। समय के साथ इन चीज़ों में चेंजेस होते गए, क्योंकि जो कुछ थे वो किसी में फिट नहीं हो रहा है, फिर नए किंगडम आए तो उनको उठा के उनमें डाल दिया गया उनकी क्राइटेरिया के बेस पे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इनको समझा गया समय के साथ, जो नंबर ऑफ और जो अदर किंगडम आए और जो ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग अलग उनके क्राइटेरिया के बेस पे, उनके फीचर्स के बेस पे हमने उन्हें अलग अलग किंगडम में डाल दिया। आई होप सो कि आपने जितना मैंने इसमें इतना एनसीईआरटी बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ अगर मिस्टेक हुई है तो आप उसको रिमार्क कर सकते हैं। तो मैं अब आगे डिस्कस करती हूँ। पहले मैं ये पैराग्राफ बता देती हूँ ये वाला, फिर जाके मैं आपको टेबल डिस्कस करूँगी। जो आर.एच. भिटिकर साहब थे उन्होंने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो कि मोर रियलिस्टिक था। उन्होंने बहुत सारी क्राइटेरिया को यूज किया, तो उनका जो क्लासिफिकेशन था वो अच्छा क्लासिफिकेशन था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। उन्होंने जो किंगडम दिए उनमें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जितने भी आगे के क्लासिफिकेशन आए प्लांटी एंड एनिमिलिया उनमें फिक्स था। तो पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। उन्होंने प्लांटी एंड एनिमिलिया को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। और जो थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हैकल ने दिया, लेकिन इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया गया, उन्होंने प्रोटिस्टा दिया। एंड जो फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड ने दिया। उन्होंने यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया मोनेरा किया, और जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया गया फंजाई। तो सबसे बाद में फंजाई इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि आर.एच. भिटिकर साहब का क्लासिफिकेशन था उसमें आया था। तो इन्होंने बहुत सारी क्राइटेरिया यूज किए, इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो मोर रियलिस्टिक था। मेन क्राइटेरिया जो था इनका, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने जो यूज किया, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर की सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल क्या है, और जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जगह थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा होता है, लेकिन थैलस ऑर्गेनाइजेशन लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड रूट सूट नहीं होती है, तो उनके लिए ये हम यूज करते हैं, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा टर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं कि वो सेलुलर हैं, कैसे हैं, मतलब टिश्यू हैं, क्या हैं, इस टाइप के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पे जो टेबल दी है, टेबल 2 के बाद कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम, मतलब 5 किंगडम में जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनका अकाउंट दिया है कि किस किस बेसिस पे किया गया है। और ये जो क्राइटेरिया आया है, एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया हुआ था जो कार्ल हुस साहब ने दिया था। यहाँ पे लिखा है द 3 डोमेन सिस्टम। इसमें 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनिरा इनटू 2 डोमेन। किंगडम मोनिरा को 2 डोमेन में
क्लासीफाई किया गया था, एक कार्ल ह्यूज ने दिया था। इसको 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और इसमें यू बैक्टीरिया था। आर्कीबैक्टीरिया को अलग किंगडम और यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम दिया गया था और इनको अलग अलग डोमेन में रखा गया था। और जो यूकैरियोटिक किंगडम था, यूकेरिया में, उनको अलग एक डोमेन का नाम दिया गया था। और जो आर्कीबैक्टीरिया है उसको आर्किया में और जो यू बैक्टीरिया है उसको यू बैक्टीरिया में रखा गया था। तो इसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया था। इतने डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हेरेडिकल जो ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, वो तो 7 ही होती हैं। फाइलम, फिर किंगडम आता है, और प्लांट की केस में डिवीजन, फिर किंगडम आता है। तो उसके बेस पे उसमें तो 7 ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर पूछा जाए किंगडम और डोमेन में से क्या बड़ा होता है, तो डोमेन बड़ा होता है, क्योंकि डोमेन में जो जितने जैसे किंगडम अपन पढ़ रहे हैं, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब भी आ जाते हैं यूकेरिया में। जो यूकेरियोटिक जो किंगडम है उसमें जो डोमेन बनाया गया है यूकेरिया, उसमें ये सब आते हैं। तो डोमेन सबसे बड़ा होता है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तो अब मैं आपको जो टेबल है उसको डिस्कस कर देती हूँ। तो जो यहाँ पे टेबल दी हुई है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सेल टाइप क्या था। जो जो आर एस भिटिकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया था, तो मोनिरा प्रोकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, बाकी सारी यूकैरियोटिक थे। फंजा यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमिलिया यूकैरियोटिक, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, सेल वाला चैप्टर है उसमें भी है। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल का नेचर क्या था, नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि जो मोनिरा है, मोनिरा बैक्टीरिया है, उनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। पेप्टाइड और ग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड्स, और नॉन सेलुलोजिक है क्योंकि सेलुलोज की तो नहीं बनी है। और ग्लाइकन, ग्लाइकन मींस शुगर, मतलब तो पॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट होता है मोनिरा की सेल वॉल में। और जो प्रोटिस्टा होता है, आपने पढ़ा होगा, जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो उनमें कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है काइटिन की। अगर आपने कॉकरोच वाला पार्ट है तो उसमें भी जो एक्जोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है। और जो प्लांटी है, आपको पता ही है कि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और एनीमिलिया में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, मोनिरा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। और जो प्रोटिस्टा, ये सब तो यूकैरियोट्स हैं, तो ये तो बेसिक फीचर है, तो इन सब में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनिरा है वो सेलर है, क्योंकि हम यूनिसेलर मानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसमें एक सेल हम मानते हैं, तो ये यूनिसेलर है, तो ये सेलुलर हो गया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेलर, यूकैरियोटिक्स आते हैं, तो ये सेलुलर हो गया। और फंजाई में मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू बनने लगते हैं, तो ये हो गया है अपना, इसमें आ जाते हैं लूज टिश्यूज आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होता है, ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। और जो प्लांटी है उसमें टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू और ऑर्गन होते हैं। इस प्लांट में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। लीफ एक ऑर्गन है, रूट्स एक ऑर्गन है, सूट एक ऑर्गन है। और जो एनिमिलिया होता है, इसमें तो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक होता है, जो सड़ी गली मैटर पर ग्रो करता है। पैरासिटिक, दूसरे जीव पर रहता है और उसको बीमारी कॉज करता है। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो कि अपना खाना केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया। और जो कीमोसिंथेटिक में है पर्पल, ग्रीन, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, क्योंकि इसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना भी होता है। यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है जो यूग्लिना होता है, और इसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, जो और सारे ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह भी होते हैं इसमें। और फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सेप्रोफिटिक, सड़ी गली मैटर पर ग्रो करते हैं। पैरासिटिक, दूसरे मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये रहते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांटी तो आपने पढ़ा ही होगा, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। एनिमिलिया, हेट्रोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है फर्स्ट इनगल्फ देन डाइजेस्ट, पहले आप उसको निगलेंगे फिर उसका डाइजेशन होगा, इसको हम बोलते हैं हॉलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन भी एनिमिलिया किंगडम में प्रेजेंट होता है। तो आप इस टेबल को समझ चुके होंगे, और इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमें सेल वाले पार्ट में पढ़ाई जाती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। आगे अब डिस्कस करते हैं। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कॉन्सिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम आगे इसको रीड करेंगे तो हमें इनके जो इशू हैं और कॉन्सिडरेशन हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं
क्लासिफिकेशन सिस्टम को, लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो इस क्लासिफिकेशन को वो करते हैं और जो पहले वाले क्लासिफिकेशन है उनके इशूज़ को निकाल के बाहर लाता है, मतलब उनमें क्या क्या कमियाँ थी वो सब चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है आपको क्या लिखा है यहाँ पे, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। जो जिनमें जो किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, कैरोलस लिनियस आपने दिया था, उनका क्राइटेरिया था सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको उन्होंने प्लांट किंगडम में रखा, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको उन्होंने एनिमल किंगडम में रखा। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया है उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में काइटन की प्रेजेंट होती है, मॉसेस में भी होती है, और फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, ये सब मॉसेस, फर्न्स, ये सब क्या है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने इनको प्लांट किंगडम में डाल दिया। द करेक्टर दैट unified the whole kingdom was that all the organism include had a cell wall, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ, cell wall in their cells। तो इनका जो करेक्टर इनको यूनिफाइड कर रहा था, इनको जो प्लांट किंगडम में डालने का मेन करेक्टर था जो था सेल वॉल। मैं आपको इसको 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेल वॉल इनका मेन क्राइटेरिया था। इसमें लिखा भी है दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। इनकी जो सेल्स थी उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए उन्हें प्लांट किंगडम में डाला गया। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी की है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफाइड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इन्हें जो एक साथ रख दिया गया सेल वॉल के बेसिस पे, जबकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, कि यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रख दिया, और जो डिफरेंट थे जो फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सबको साथ में रख दिया गया। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें दी हुई है, it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with other group which were eukaryotic। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा भी आंसू हुआ साइनोबैक्टीरिया, उनको इनने एक साथ रख दिया, किनके साथ, यूकैरियोटिक के साथ रख दिया जो कि यूकैरियोट्स थे। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर बंस। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे, इनको भी इन्होंने साथ में रख दिया जो पहले की क्लासिफिकेशंस होते थे। फॉर एग्जाम्पल जो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलर एल्गी है एंड स्पायरोगायरा मल्टी सेलर है, आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गा। इनको एल्गी के अंदर रखा गया, इनको प्लांट किंगडम में रखा गया। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। इस क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं किया, ना हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। और जो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा है, ऊपर लिखा है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को एक ही में रख दिया गया। दो दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। फंजाई हैड काइटन, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है, और इनके सेल वॉल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। इन देयर सेल वॉल फाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और जो फंजाई होते हैं उनमें क्या की होती है, काइटिन की बनी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस था, फिर भी इनको साथ रख दिया गया। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। जब इन कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया तो फंजाई को अलग किंगडम में रख दिया गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनिरा। जो जब अदर क्राइटेरिया लिए गए तो इनको जो किंगडम मोनिरा था, जिनमें सारे प्रोकैरियोट्स आते थे, उनको एक अलग किंगडम में रखा गया, मतलब जो बैक्टीरिया थे उनको एक अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम मोनिरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे। द यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो आर.एस. विटिकर्स आपने अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको प्लेस किया है किंगडम प्रोटिस्टा। हमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वही पढ़ना है, एनसीईआरटी में वही दिया है, तो हमें उसके बेस पे ही पढ़ना है। जो किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, जो कि पहले प्लांटी में रखा गया था, क्लोरोला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गा विदिन द प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। पहले क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ पे रखा गया था, एल्गा के अंदर, प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, अभी भी प्रेजेंट है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो जो क्लोरेला है, तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलर यूकैरियोटिक है, अब इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है। क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कि क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला कहाँ पे रखे गए हैं, तो एल्गा, लेकिन इनको रखा गया है प्रोटिस्टा में, क्योंकि जो सेपरेट किंगडम बनाया गया है प्रोटिस्टा, उसमें यूनिसेलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। विद पैरामीशियम एंड अमीबिया विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। जो पैरामीशियम एंड अमीबा है, इनमें सेल वॉल
नहीं होती है तो इन्हें पहले किंगडम एनिमिलिया में रखा गया था, लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है तो इनको उठा के अब रख दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन बर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। मैंने पहले भी बताया था कि जो क्राइटेरिया चेंज होते हैं तो एनिमल्स भी चेंज हो जाएंगे अलग अलग किंगडम में। तो जो ऑर्गेनिज्म पहले किसी और किंगडम के साथ रखे गए थे अर्लियर क्लासिफिकेशन में, कुछ ऑर्गेनिज्म को भी इसमें पुट किया गया है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। यह इसलिए हुआ है क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज किया गया है। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जाएंगे। पहले भी ये लाइन मैंने रिपीट की है। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है कि जो इंप्रूवमेंट होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग में, जो नए नए कैरेक्टरिस्टिक हैं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे इनमें इन फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। ओवर टाइम समय के साथ इन चीज़ों में चेंज हो सकता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो जाए तो हम उनके बेस पे भी तो चीज़ें क्लासीफाई कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इज आल्सो फाइलोजेनेटिक, इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो समय के साथ जो अटेम्प्ट किए गए, इवॉल्व किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं किए गए, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज में ही जो चेंज नहीं किए गए, मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन किया गया है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किए हैं तो हमने उनको मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी तक ही सीमित नहीं रखा है, हमने उसमें फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड किया है, तब जाके क्लासिफिकेशन सिस्टम और बेहतर हो सका है। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है ये तो नॉर्मल है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, हम इसमें पढ़ेंगे किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया कॉमनली रिफर्ड टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, जो कि 3rd एंड 4th चैप्टर में दिया गया है। मैं आज यहाँ पे किंगडम मोनिरा तक डिस्कस करूंगी क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं किंगडम मोनिरा तक डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट में प्रोटिस्टा मैं धीरे धीरे करके सारा ट्राई करूंगी कि जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी लिखी हुई है और लर्निंग बेस्ड चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं इसमें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ किंगडम मोनिरा। जो किंगडम मोनिरा है, किंगडम मोनिरा आपको मैंने जो टेबल बताई है उसमें भी बताया है कि जो किंगडम मोनिरा है इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर हम मानते हैं उनको, सेलुलर होता है वो। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनिरा। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर हैं किसके, किंगडम मोनिरा के। आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम मोनिरा, तो बैक्टीरिया उनके सोल मेंबर होते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि जो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। आप अपने हैंड्स, जो आपकी पेन टिप होती है, अगर आपने उसको कभी माइक्रोस्कोप में देखा है, अगर आपने लैब में वर्क किया तो उस पर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, आप ये कह सकते हैं कि लैक्स ऑफ बैक्टीरिया उस पर प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप में उसको देखा है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कभी लैब एनालिसिस किया है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियरली पता होगा। उन सब चीज़ों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप ज़रा सी भी मिट्टी लेंगे तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बहुत एक्सट्रीम मतलब हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं खौलते हुए पानी के, उनमें रह सकते हैं। डिजर्ट्स में रह सकते हैं जहाँ पे इतनी गर्मी होती है, स्नो में रहते हैं जहाँ पे इतनी रह सकते हैं जहाँ पे इतनी ठंड होती है। डीप ओशियंस, जहाँ पे जो डीप ओशियंस है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को ये भी नहीं पता है कि सन जैसा भी कुछ होता है, वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत कम लाइफ सर्वाइव कर सकती हैं, ये वहाँ भी रह सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, बहुत सारे जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट रहते हैं और बीमारी कॉज करते हैं, तो ये उन पे भी प्रेजेंट होते हैं। शरीर के अंदर बाहर, हैंड्स पे होंगे, हेयर्स पे होंगे, फंजाई वगैरह है। स्पोर्ट्स अपन को ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अपन अगर उनका एनालिसिस करेंगे कुछ चीज़ें उठा के तो उन पे अपन को स्पोर्स मिल जाएंगे। अपन कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ फल फ्रूट छोड़ दें और 8-10 दिन के लिए रखा रहे, 4-5 दिन ही रखा जाए। जैसे कि जो ऑरेंज होता है उसको रख दो तो वो गल जाएगा 4-5 दिन में। अगर ख़राब सा हो रहा है तो 10 दिन में तो उसमें फंगस आ जाएगी, वाइट कॉलोनी आपको दिखेगी। और अगर आपने लैब में वर्क किया है तो बैक्टीरियल कॉलोनी भी आप इजीली देख सकते हैं, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, ओडी वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, द स्फेरिकल कोकस। आपने अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे भी ये सब दिया हुआ है। बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनकी शेप पे। स्फेरिकल जो होते हैं उनको बोलते हैं क्या, कोकस बोलते हैं उनको कोकस बोलते हैं। और उनका जो प्लूरल होता है उसको कोकाई। द रॉड शेप्ड को बेसिलस बोलते हैं, प्लूरल बेसिलाई। द कॉमा शेप्ड बिप्रियम, प्लूरल बिप्रियो। एंड द स्पाइरल स्पायरुलम, प्लूरल स्पायरला। तो आप
ये इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि रॉड शेप्ड कौन सा होता है, बेसिलर, कोकस कौन सा, स्पेरिकल कौन सा होता है, कोकस, कोमा सेप्टियम, एंड स्पाइरल कौन सा होता है, स्पाइरल। तो इस यहाँ पे इनके डायग्राम भी दिए गए हैं। तो ये जो कोकाई होता है ये स्पेरिकल होता है, बेसिलाई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो रॉड शेप्ड होता है, इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। और स्पाइरला, इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लैजला है, स्प्रिंग जैसा स्पाइरल सा होता है। और ये कोमा शेप आप देख सकते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। तो आपको जो एनसीईआरटी का डाटा है, डायग्राम्स है, उनके जो फिगर्स के नीचे क्या लिखा है आपको वो भी ध्यान से पढ़ना है, तो आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन को। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट वो बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको टेबल बताई थी अभी पिछली स्लाइड पे, देखो यहाँ पे जो किंगडम मोनिरा है वहाँ पे कितना सारा इनका जो न्यूट्रिशन दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा टाइप का इसमें ही दिया है। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, और इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और ना ही इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो मेम्ब्रेन माउंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। तो ये सिंपल होता है, और इसका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो ये है, मैंने आपको दिखाया कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे टाइप का दिखाते हैं, तो इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, और बिहेवियर में ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, बहुत सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकते हैं। ये जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वाला पार्ट था वो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कीमोसिंथेटिक जो होते हैं दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वास्ट मेजॉरिटी वो हेटरोट्रॉप होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये हार्श कंडीशन में रहती हैं और ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। द बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरियाज में थोनोजन। जो बैक्टीरिया हैं ये स्पेशल हैं, लिव रह सकते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट, जैसे कि जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज होते हैं, हेलोफिल्स जो सी एरियाज होते हैं, उनमें जिनमें मरीन बोल सकते हैं, जिनमें बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, में उन जो एक्सट्रीम सॉल्टी बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है ये वहाँ पे भी रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग जिनमें थर्मो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लो पीएच होती है 1 to 2 to 2 3 2.5 पे, जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं कि अगर इतना एसिडिक इन्वायरमेंट भी ये झेल सकते हैं। और मार्सी एरियाज मेथोनोजेंस, जो मार्सी एरिया होते हैं दलदली, वहाँ पे भी ये रहते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो दलदली एरिया में भी रह सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। ये सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको यहाँ पर इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसलिए ही ये जो हार्श कंडीशन होती हैं उनमें सर्वाइव कर सकते हैं। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है, यहाँ पे AR टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन हार्श कंडीशन ड्यू टू द डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो उसका जो रीजन हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इन द आर्की बैक्टीरिया, सो इट इज सर्वाइव इन द हार्श एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे एसएसएन लिख के आएगा कि जो आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, और रीजन में लिखा होगा कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो इसका एसएसएन भी करेक्ट होगा, रीजन भी करेक्ट होगा, और एसएसएन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ से एसएसएन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, हम लोग इसको याद रख सकते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। जो रूमेन होता है जो एनिमल के स्टोमच में प्रेजेंट होता है, लाइक जो कैटल्स होते हैं काउ एंड बफेलोज, तो ये उनमें प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन। ये एक आर्की बैक्टीरिया है। और जो माइक्रोबियल वाला पार्ट है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे भी जो मिथेनोजन प्रोडक्शन है वहाँ पे भी इसका जिक्र आता है मिथेनोजेंस का। तो ये आर्की बैक्टीरिया हो मेथिन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथिन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। गोबर से जो मेथिन गैस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मेथिनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक आर्की बैक्टीरिया है।
अब हम स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। दूसरे कलर का पेन चूज करते हैं इसके लिए। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब कहीं भी ई और यू आ रहा है तो उसका मतलब होता है बायोलॉजी में ट्रू। तो जो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, हजारों टाइप के यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है ट्रू। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये करेक्टराइज किए जाते हैं, मतलब इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिजिड सेल वॉल। इफ मोटाइल फ्लैजिलम, अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर टू होता है ग्रीन प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। ये लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, लेकिन मतलब बैक्टीरिया हैं तो हम उनको यूनिसेलर ही मानेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं और उनको हम यूनिसेलर मानते हैं। और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंट की तरह भी हो सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गा, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन में भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी मिल सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट। जो कॉलोनीज होती हैं वो जिलेटिनस सीट से सराउंडेड होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जिलेटिनस सीट प्रेजेंट होती है यहाँ पे इनके अराउंड, जो ब्लू ब्लू दिख रही है सीट से कवर होते हैं। दे ऑफन, ये क्या होते हैं? दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपने जो कहीं पे भरा हुआ पानी देखा हो तो जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं गंदी सी, मतलब जम सा जाता है एल्गा, वो वहाँ पे ये वो उसको ब्लूम्स बोलते हैं, ये कॉज करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। जो इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से बनाई हुई है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में हेल्प करती है। यहाँ पे लिखा है दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इनका एग्जांपल होता है नोस्टॉक एंड एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना में ये स्पेशल सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो अब आगे लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम दिया है ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा और नोस्टॉक का है। इसमें हेटेरोसिस्ट हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इनमें म्यूसिलेजिनस सीट से कवर होती हैं। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी। इनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब वेरियस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नीचे लिखा है बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स। आप इनको याद रखें क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आता है कि ये किन किन को ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है ये उनको अपने एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और ऊपर वाली लाइन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो जिनको बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है? तो नंबर फर्स्ट होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, पहले भी बताया कि जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एनसीईआरटी में पहले भी लाइन लिखी है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं, जो मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर उनको डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। ह्यूमन के जो हित में जो चीज़ें होती हैं उनमें हेल्प करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर हेल्पफुल मेकिंग इन कार्ड फ्रॉम मिल्क। ये ह्यूमन के लिए फायदेमंद है। तो इनका जो ह्यूमन अफेयर्स वेलफेयर में काम होता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ये जो कार्ड मेकिंग वाला बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस है वो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये बात याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे आर हेल्पफुल इन कार्ड मेकिंग फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन, फ्रॉम मिल्क। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी ये हेटेरोबैक्टीरिया का रोल होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो भी ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली जो लाइनें हैं आपको समझ में आ गई होंगी एनसीईआरटी में। और ये जो डायग्राम है मैंने इसको भी आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो रूट्स होती हैं लेग्यूम्स की उनमें ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ पैथोजन होते हैं रोग करने वाले होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है जो रोग डिजीज करते हैं टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप,
फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, क्रॉप फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे और पेट्स होते हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं। बहुत सारे हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, क्लोरोला टाइफाइड एंड टिटनस सिट्रस कैंकर आर बेल लून डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो आप ये वाली लाइनें याद रखें, मैं इनको अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो डिजीज हैं वो कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं। तो यहाँ पे जो है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर बेल लून डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ये डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, तो इनको याद रखें, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, वो फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है और इसमें सेल साइकिल वगैरह चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हैं, इनमें सेल साइकिल जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, जब इनमें अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनमें एंडोस्पोर इस टाइप की चीजें बनती हैं जो कवर होती हैं सेल से, मतलब कैल्शियम फॉपिलोट इस टाइप का कुछ कंपाउंड होता है, वो हमको नहीं पढ़ना है, उससे कवर होती हैं जिससे वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सके। और जैसे ही जो हमारी फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो हट जाएगा और बैक्टीरिया फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए स्पोर बनाते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो प्रिमिटिव मैटर है, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, इसको ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। तो इनमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत इनिशियल टाइप का जो प्रिमिटिव, इसमें लिखा है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, मतलब डीएनए ट्रांसफर करके होता है। और यहाँ पे ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देख लें। इसमें देखो जो बाहर है ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसमें जो डीएनए ऐसे बनाया हुआ है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये डीएनए है, इस टाइप की लेबलिंग आ जाती है। ये क्या है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम, ये भी ध्यान से पढ़ो क्योंकि इस टाइप का भी आ जाता है कि ये क्या है, तो वो भी आप अच्छे से कर पाएं, डायग्राम भी आपको अच्छे से देखना है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। और प्लियोमॉर्फिक होता है क्योंकि इसकी जब सेल वॉल नहीं है तो ये कोई भी शेप ले सकता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये दोनों मतलब बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और इनमें ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल एंड प्लांट, इस टाइप की लाइन आती है क्वेश्चंस में, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं प्रोटिस्टा तक कवर करवाऊंगी, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको मोनिरा तक ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करूंगी और आप यहाँ पे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये एनसीईआरटी डिस्कशन अच्छा लगा, आपको ये पसंद आया या नहीं, आपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है किसी भी काम को करने में, मैं अपना समय देती हूँ उसमें, तो आपसे रिव्यू तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप, और कुछ दिन की ही मेहनत बची है। और मैं ये एनसीईआरटी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इजी भी रहेगा मुझे भी लर्न करने में और आपको भी इजी रहेगा। कुछ चीज़ें जो मैं समराइज कर सकती हूँ, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ हुई हूँ तो आप रिमार्क करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप बताइए कि आपका जर्नी कैसी चल रही है। सो बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।